अगर आपको बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, स्टूल में ब्लड आ रहा है और सबसे कंसर्निंग चीज अर्जेंसी हो रही है, मतलब वॉशरूम जाना आप डिले नहीं कर पा रहे, तो ये नॉर्मल डाइजेस्टिव इशू नहीं है, ये सिंपल एसिडिटी या इन्फेक्शन भी नहीं है। इन मेनी केसेस ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है जिसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम से जानते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रॉब्लम सिर्फ डायरिया की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कोलॉन की लाइनिंग में ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन, जहां गट अपना नॉर्मल फंक्शन लूज करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए सिम्टम्स रेपिटेटिव होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं और सेल्फ मेडिकेशन से टेम्पररी सप्रेस हो सकते हैं, लेकिन रिजॉल्व नहीं होते। क्लिनिक में एक पैटर्न बहुत कंसिस्टेंटली दिख रहा है। पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर शुरू में सिम्टम्स माइल्ड थे, मैंने इग्नोर किए, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फिर ब्लड आना स्टार्ट हो गया। ये प्रोग्रेशन टिपिकल है और साइंटिफिकली बैक्ड है। डिजीज साइलेंटली एस्केलेट करती है और जब तक पेशेंट सीरियस होता है तब तक इन्फ्लेमेशन सिग्निफिकेंट लेवल पर पहुंच चुकी होती है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिजीज नहीं है, डिले है। ब्लडी डायरिया को पाइल समझ लेना, रिपीटेड लूज मोशंस को इन्फेक्शन समझ के ट्रीट करना और बिना डायग्नोसिस के एंटीबायोटिक्स लेना, ये सब इस कंडीशन को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी ऐसे सिग्नल्स रैंडमली नहीं देती। ब्लड इन स्टूल, अर्जेंसी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के इंडिकेटर्स हैं। अगर इन्हें इग्नोर किया तो डिजीज ग्रेजुअली सीवियर स्टेजेस तक प्रोग्रेस कर सकती है। मैं हूं डॉक्टर शुभम बत्स्या, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और मैं हूं अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक्सपर्ट। मैं हर रोज बहुत सारे पेशेंट देखता हूं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं ये क्लियरली देख रहा हूं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का सबसे बड़ा चैलेंज डिजीज खुद नहीं है, बल्कि उसका लेट रिकॉग्निशन है और लैक ऑफ अवेयरनेस है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रॉनिक और रिलैप्सिंग कंडीशन है। इसका मतलब ये फेजेस में आती है, कंट्रोल होती है, फिर फ्लेयर करती है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसे समझना पड़ता है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैनेज करना पड़ता है। अब समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस को समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी को यूज करते हैं। आपका कोलॉन, जो लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है, नॉर्मली एक स्मूथ प्रोटेक्टिव लाइनिंग से कवर्ड होता है। ये लाइनिंग फूड वेस्ट को प्रोसेस करती है, पानी को ऑब्जॉर्ब करती है और स्टूल फॉर्म करती है। ये सब कंट्रोल्ड और प्रिडिक्टेबल होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रॉब्लम ये होती है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम इसी लाइनिंग को टारगेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब जो सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है वही आपके गट पर अटैक कर रहा होता है। इससे इन्फ्लेमेशन होती है, लाइनिंग डैमेज होती है और वहां अल्सर्स यानी छोटे छोटे घाव डेवलप होने लगते हैं और कॉमनली ब्लीडिंग कॉज करते हैं। ये डैमेज रैंडम नहीं होता। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। ये डिजीज रेक्टम से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ फैलती है, मतलब बीच में नॉर्मल एरिया स्किप नहीं होता, जो क्रॉन्स डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक है। ये कॉन्टिन्यूटी इस डिजीज का एक डिफाइनिंग फीचर है। अब जब लाइनिंग इन्फ्लेम्ड है और डैमेज्ड होती है तो कोलॉन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता, वाटर अब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए लूज मोशंस होते हैं। अल्सर्स ब्लीड करते हैं, इसलिए स्टूल में ब्लड आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोलॉन की सेंसिटिविटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी चेंज हो जाती है, जिससे अर्जेंसी फील होती है। मतलब बॉडी आपको सिग्नल देती है कि तुरंत एम्प्टी करो, चाहे स्टूल प्रॉपरली फॉर्म्ड हो या नहीं। इस डिजीज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्लेयर और रिमिशन। फ्लेयर का मतलब सिम्टम्स एक्टिव हैं, डायरिया, ब्लीडिंग, पेन, अर्जेंसी। रिमिशन का मतलब सिम्टम्स कंट्रोल में हैं लेकिन डिजीज गई नहीं है। ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता। सिम्टम्स कम होते ही लोग ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते हैं और फिर बीमारी वापस फ्लेयर करती है। इन्फ्लेमेशन सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं होती, ये एक ऑनगोइंग इम्यून प्रोसेस होता है जो अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो और डैमेज, कॉम्प्लिकेशंस और लॉन्ग टर्म रिस्क क्रिएट कर सकता है। इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस को सिर्फ स्टमक प्रॉब्लम समझना बहुत बड़ी गलती है। ये एक इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसे स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अब सवाल आता है, इसके सिम्टम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं और कौन से साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिम्टम्स, रेड फ्लैग्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स सिर्फ लूज मोशंस तक लिमिटेड नहीं होते, ये एक पैटर्न क्रिएट करते हैं और अगर आप ध्यान से देखें, बॉडी क्लियरली सिग्नल देती है कि कुछ सीरियस चल रहा है। सबसे कॉमन लक्षण है रिपीटेड डायरिया, लेकिन ये नॉर्मल इन्फेक्शन जैसा नहीं होता। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, स्टूल लूज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लड और म्यूकस मिक्स हो जाता है। ये एक रेड फ्लैग है जिसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ब्लड इन स्टूल को पाइल समझ लेना सबसे कॉमन गलती है। दूसरा सिम्टम है अर्जेंसी। ये वो स्टेज है जहां कंट्रोल कम हो जाता है, आपको लगता है कि तुरंत वॉशरूम जाना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिर्फ एक इनकन्वीनियंस नहीं है, ये इन्फ्लेम्ड कोलॉन का डायरेक्ट सिग्नल है कि वो नॉर्मल स्टोरेज फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब्डोमिनल क्रैम्प्स भी कॉमन होते हैं, स्पेशली लोअर अब्डोमेन में। ये क्रैम्प्स रैंडम नहीं होते, ये इन्फ्लेमेशन और एब्नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होते हैं। कुछ लोगों को इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग भी आती है,
मतलब वॉशरूम जाने के बाद भी लगता है फुली एम्प्टी नहीं हुआ। अगर ये बीमारी प्रोग्रेस करे तो सिम्टम्स और सिस्टमिक भी हो जाते हैं। सडन वेट लॉस, फटीग, वीकनेस, यहाँ सिर्फ डाइजेशन इशू नहीं होता, आपकी पूरी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और न्यूट्रिएंट लॉस दोनों साथ चल रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन कोलॉन लाइनिंग को डैमेज करती रहती है। सीवियर केसेस में टॉक्सिक मेगाकोलॉन डेवलप हो सकता है, जहां कोलॉन डेंजरसली डायलेट हो जाता है और परफोरेशन यानी आंत के फटने का रिस्क बढ़ जाता है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। और प्रोलॉन्ग डिजीज ड्यूरेशन के साथ कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। ये सब सुन के डर लगना नेचुरल है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है। अल्सरेटिव कोलाइटिस मैनेजेबल है, लेकिन जब तक आप इसे सीरियस लेते हो तभी तक। इग्नोर करोगे, डिले करोगे तो ये आपको फोर्स करेगा रिएक्ट करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ये होता क्यों है? व्हाट आर द रूट कॉज वर्सेस ट्रिगर्स? अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ सबसे कॉमन सवाल होता है, डॉक्टर ये हुआ क्यों और मुझे ही क्यों हुआ? और यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होती है। लोग एक सिंगल कॉज ढूंढते हैं, जैसे स्पाइसी फूड, स्ट्रेस या इन्फेक्शन। सच ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक सिंगल कॉज डिजीज नहीं है, ये एक इम्यून मीडिएटेड कंडीशन है जहां मल्टीपल फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए बेस प्रॉब्लम, इम्यून डिसरेगुलेशन। आपका इम्यून सिस्टम जो नॉर्मली बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, वो ही गट लाइनिंग को फौरन समझकर अटैक करने लग जाता है। ये ओवर रिएक्शन है और ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज लोगों में ज्यादा होता है। मतलब कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम नेचुरली ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब यहाँ गट माइक्रोबायोम का रोल आता है। आपके इंटेस्टाइन में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं जो डाइजेशन और इम्यूनिटी दोनों रेगुलेट करते हैं। जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जिसे हम डिसबायोसिस बोलते हैं, आपका इम्यून सिस्टम और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ये इम्बैलेंस ट्रिगर कर सकता है या डिजीज को वर्स कर सकता है। अब बात करते हैं ट्रिगर्स की, जिसे लोग अक्सर कॉज समझ लेते हैं। स्ट्रेस एक मेजर ट्रिगर है। जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हो, गट ब्रेन एक्सिस इंपैक्ट होता है, इन्फ्लेमेशन पाथवेज एक्टिवेट होते हैं और फ्लेयर इनिशिएट हो सकता है। लेकिन स्ट्रेस डिजीज क्रिएट नहीं करता, ये एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को बढ़ाता है और ये समझना बहुत जरूरी है। डाइट भी इसी कैटेगरी में आती है। स्पाइसी फूड, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, डेयरी सेंसिटिविटी, ये सब फ्लेयर ट्रिगर कर सकते हैं, पर ये डिजीज का रूट कॉज नहीं है। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ फूड को ब्लेम करोगे तो आप इनकम्प्लीट पिक्चर देख रहे हो। एंटीबायोटिक्स का रोल भी इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड एंटीबायोटिक यूज गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करता है, जो लॉन्ग टर्म माइक्रोबायोम इंबैलेंस क्रिएट कर सकता है। ये इनडायरेक्टली डिजीज रिस्क या फ्लेयर फ्रीक्वेंसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस को समझने का सही तरीका यह है कि एक कॉम्बिनेशन है जेनेटिक टेंडेंसी, इम्यून डिसफंक्शन और इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स का, और इसी वजह से इसका मैनेजमेंट भी मल्टी डायमेंशनल होता है। सिर्फ एक फैक्टर फिक्स करके आप पूरी तरह डिजीज कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जब हमने समझ ही लिया है कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों होती है, तो सबसे प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, आप क्या खा सकते हो, क्या अवॉइड करना चाहिए और डाइट का रोल क्या है। डाइट एंड लाइफस्टाइल। अल्सरेटिव कोलाइटिस में सबसे बड़ा कंफ्यूजन डाइट को लेकर होता है। लोग या तो अननेसेसरली एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन कर लेते हैं या फिर बिल्कुल कैजुअल हो जाते हैं। दोनों ही अप्रोच गलत है। डाइट यहाँ क्योर नहीं है, लेकिन कंट्रोल एक जरूरी टूल है। फ्लेयर फेज और रिमिशन फेज की डाइट सेम नहीं होती। फ्लेयर फेज में गट ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड होती है, लाइनिंग सेंसिटिव होती है, तो गोल होता है इरिटेशन कम करना और डाइजेशन को इजी बनाना। रिमिशन में फोकस होता है नरिशमेंट और रिकवरी पर। फ्लेयर फेज में लो रेजिड्यू एंड इजी टू डाइजेस्ट डाइट फॉलो करना बेटर होता है। मतलब ऐसे फूड्स जो गट को मैकेनिकली इरिटेट ना करें। सॉफ्ट कुक्ड फूड्स जैसे राइस, खिचड़ी, कर्ड, वेल कुक्ड वेजिटेबल्स, बनानास, ये जनरली बेटर टॉलरेट होते हैं। हाई फाइबर रॉ सैलेड्स, सीड्स, नट्स और हार्ड टू डाइजेस्ट आइटम्स टेम्परली अवॉइड करने पड़ते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड लाइनिंग को और इरिटेट कर सकते हैं। स्पाइसी फूड, डीप फ्राइड आइटम्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स और अल्कोहल, ये ऑलमोस्ट हर पेशेंट में फ्लेयर को वर्सन करते हैं। ये सिर्फ इरिटेशन नहीं बढ़ाते, बल्कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई करते हैं। डेयरी का रोल इंडिविजुअल है। कुछ लोग टॉलरेट कर लेते हैं, कुछ लोग में सिम्टम्स और खराब हो जाते हैं। इसलिए ब्लाइंडली एलिमिनेट करना या ब्लाइंडली इंक्लूड करना सही अप्रोच नहीं है। हाइड्रेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंट डायरिया के साथ फ्लूइड लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। सिंपल फ्लूइड्स, ओआरएस, कोकोनट वाटर, ये आपको रिकवरी में सपोर्ट करते हैं। अब रिमिशन फेज की बात करते हैं। यहाँ लोग एक कॉमन गलती करते हैं, सिम्टम्स कम होती ही वो वापस रैंडम ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रिगर है नेक्स्ट फ्लेयर का। रिमिशन का मतलब ये नहीं है कि डिजीज गायब हो गई है, इसका मतलब है कि अब आपकी गट को रिबिल्ड करना है और ये रिपेयर फेज है। यहाँ बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक, कंट्रोल फाइबर, प्रोबायोटिक्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सबका इक्वल इंटेक जरूरी है।
ग्रेजुअली फाइबर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन आपकी टॉलरेंस के अकॉर्डिंग। फर्मेंटेड फूड जैसे कर्ड या बटर मिल्क गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगेन यहाँ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स को मॉनिटर करना पड़ता है। एक प्रैक्टिकल टूल जो हर पेशेंट को यूज करना चाहिए वो है फूड जर्नल। आप क्या खा रहे हो, उसके बाद सिम्टम्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये ट्रैक करना बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में वन डाइट फिट्स ऑल एग्जिस्ट नहीं करती। लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी उतने ही जरूरी हैं। स्लीप कॉम्प्रोमाइज होगी, स्ट्रेस अनकंट्रोल्ड होगा, तो डाइट अकेले काफी नहीं होगी। गट ब्रेन एक्सिस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसका मतलब मेंटल स्ट्रेस डायरेक्टली गट इन्फ्लेमेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पॉइंट ये है कि यहाँ आपको डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी, आपको इंटेलिजेंट सिलेक्शन करनी है। आपको अपने गट के सिग्नल्स को समझना पड़ेगा, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अब फाइनल बात, ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म रियलिटी क्या है। ट्रीटमेंट रियलिटी, अल्सरेटिव कोलाइटिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये क्योरेबल डिजीज नहीं है, लेकिन हाईली मैनेजेबल डिजीज है, जिसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं ट्रीटमेंट की हेल्प से। और यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि सिम्टम्स कम होते ही ट्रीटमेंट को कैजुअल ले लेते हैं और मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं। ट्रीटमेंट का गोल सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल करना नहीं है, गोल होता है इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करना और गट की लाइनिंग, जो कोलॉन लाइनिंग है, उसे हील होने का चांस देना और इंजरी को रिपेयर करना, जिसके लिए मेडिकेशन यूज होती हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स और सिवियर केसेस में बायोलॉजिकल्स। ये मेडिसिन टेम्पररी रिलीफ के लिए नहीं होती, ये डिजीज कंट्रोल के लिए होती हैं, म्यूकोसल इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। एक पैटर्न बहुत कॉमन है, पेशेंट को जैसे ही आराम मिलता है वो मेडिसिन बंद कर देता है, फिर फ्लेयर वापस आ जाता है, ऑफन मोर अग्रेसिव। इसलिए ट्रीटमेंट कंप्लायंस यहाँ ऑप्शनल नहीं है, ये डिसिप्लिन है। कुछ केसेस में जब डिजीज अनकंट्रोल्ड रहती है या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं तो सर्जरी भी रिक्वायर्ड हो सकती है, और अगर सर्जरी से बचना है तो अर्ली मेडिकेशन जरूरी है। सर्जरी में कोलॉन का इफेक्टेड पार्ट रिमूव किया जा सकता है, ये एक्सट्रीम है, लेकिन टाइमली मैनेजमेंट अक्सर इसे अवॉइड कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। आप इस डिजीज को कैसे देखते हो। अगर आप इसे सिर्फ एक प्रॉब्लम समझोगे तो आप रिएक्ट करोगे, अगर आप इसे सिस्टमिक कंडीशन समझोगे तो आप प्रोएक्टिवली मैनेज करोगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको स्लो डाउन करने के लिए फोर्स करती है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है, डाइट का, स्लीप का, स्ट्रेस का और ट्रीटमेंट का। और जो लोग ये डिसिप्लिन अडॉप्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म स्टेबल लाइफ जीते हैं। आपका गट फ्रेजाइल नहीं है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है अगर आप उसे इग्नोर करोगे। इसलिए अप्रोच सिंपल रखिए, अंडरस्टैंड द डिजीज, रिस्पेक्ट द ट्रीटमेंट, स्टेबलाइज द सिस्टम। थैंक यू फ्रेंड्स, हमें 350 के सब्सक्राइबर्स पार कराने के लिए आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट, आपके लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप ये प्यार कंटिन्यू रखिए, हमें इस साल के एंड तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए, और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये और ये वीडियो ज़रूर देखिए।